नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, बात कर रही हूँ दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ आपकी मुलाकात होती है ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो जो साहित्य जगत में अपनी ख़ास पहचान बनाए हुए हैं। यानी कि एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रही हूँ जो बताते हैं ख़ास मतलब आम आदमी से ख़ास बनने तक के सफ़र की मुलाकात है ये, क्योंकि इस मुलाकात में हम उनकी रचनाएं भी सुनते हैं और उनसे बातें भी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे मुखातिब करवाते हैं आपको। और इस कड़ी में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी भी और वो खुद भी बताएंगी, लेकिन मैं जो मौखिक तौर पर उनके बारे में बताऊंगी तो यही कहूँगी कि आप सभी विधाओं में लिखते हैं, गज़ल, गीत, कहानी, कविता, नज़्म और लघु कथा, कहानी, लेख, आलेख, यानी कोई विधा ऐसी है ही नहीं कि जो उनमें आप पारंगत ना हो। दूसरा ये कि सम्मान की बात करें, अवार्ड्स की बात करें तो राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सभी तमाम अवार्ड्स आपकी झोली में हैं, अकादमियों से पुरस्कृत हैं, सम्मानित हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑनलाइन गोष्ठियाँ होती हैं उनमें भी आप सम्मानित हैं, अवॉर्डेड हैं, सहभागिता आपकी निरंतर कायम है आज भी। और क्या बात करूं कि जितना उनके बारे में कहूं उतना कम है, क्योंकि वो बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं। ऐसी शख्सियत है कि उनके बारे में जितना कहूँ लग रहा है कि मैं बहुत कम बता रही हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब बात हो कि सौम्यता, शालीनता, सहजता और संस्कार, इन तमाम रंगों को जब एक जगह एकत्रित किया जाता है तो एक मूर्त बनती है जिन्हें हम नीरू मित्तल कहते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ नीरू मित्तल जी हैं, तो करवाते हैं आपका तारुफ। देर कैसी। नीरू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दस्तक दी, हमारे आग्रह को स्वीकार किया, निमंत्रण को स्वीकार किया। जस्ट टीवी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जस्ट टीवी बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल सखी जी, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आपने इस दस्तक प्रोग्राम में जी। तो आपका बहुत आभार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर स्टूडियो आपका देख करके, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं। आप जानी मानी शख्सियत हैं साहित्य समाज की, और आपके बारे में जितना मैंने जाना है वो तो मैंने जान ही लिया है, लेकिन आज मैं टीवी के माध्यम से आपको और करीब से जानना चाहती हूँ। सभी दर्शक जानना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, और आपके अनुभवों के मुताबिक। आप एक साहित्यकार, प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकारों में आप शुमार रखती हैं। और तो आप गज़ल भी कहती हैं, गीत भी कहती हैं, नज़्म, कविता, कहानी, लघु कथा, संस्मरण, यानी इतनी सारी विधाएं आप लिखती हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी कि इतनी विधाएं, हालांकि आपकी सभी विधाएं प्रिय होंगी जिनमें आप लिखते हैं, पर सबसे प्रिय विधा क्या है आपकी जिसमें आप खुद को ज़्यादा सहज महसूस करते हैं? जी 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 उर्मिल जी, ऐसा है मुझे पता है, मैंने थोड़ा सा पेचीदा सवाल पूछ लिया। एक माँ से उसके तमाम बच्चों के बारे में पूछा जाए कि सबसे प्रिय बच्चा कौन सा है? मैं कहने वाली थी कि सभी विधाएं मुझे प्रिय हैं। मैं लिखती हूँ तो उसमें रचती हूँ, बसती हूँ, तभी लिखती हूँ। पर मेरा जो सफ़र शुरू हुआ, बहुत छोटी थी मैं, अभी स्कूल में ही पढ़ती थी, तो अंदर से जैसे फूट करके पढ़ती थी कोई चीज़, तो मैं ऐसी कागज पे उतार लेती थी जिसे शायद कविता कहा जा सकता है। तो इस तरह की कविताएं मैंने लिखनी शुरू की। तो वो मेरी प्रारंभिक रचनाएं थी। तो मेरे को लगता है कि मेरे को कविता से शायद ज़्यादा प्यार होगा। बाकी सारी चीज़ें हमने कालांतर में सीखी, पढ़ी, अनुभव की, लिखनी शुरू की। लेकिन कविता जो अंदर से फूटी, जैसे अंदर से एक उद्गार फूटे और वो मैंने लिखे तो वो कविता के रूप में ढल गए। तो मेरे को लगता है शायद वो ही एक प्रिय होगा। पर मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि जो गज़ल, नज़्म, गीत, कहानी, लेख, आलेख, ये हम जब पढ़ना शुरू करते हैं, समझ आने लगती है, तो फिर जब समझने लगते हैं तो फिर हम अपने आप को आजमाते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते, और फिर पता चलता है कि वाकई हम भी कर सकते हैं। लेकिन कविता एक ऐसा कोमल, संवेदनशील और कहते हैं ना कि कोमल तंतु है जो आत्मा से अवतरित होता है, और वो कच्चे पक्के ख्याल कविता के रूप में ही आते हैं। और आपका जवाब बिल्कुल सही है कि कविता ही पहली प्राथमिकता रही है। उसमें शायद
दिल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। कहानियों में दिमाग लगाना पड़ता है, तारतम्य बिठाना पड़ता है। हाँ, तारतम्य बिठाना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड एक होता है, उसकी भाषा होती है, उसके घटनाक्रम होते हैं। कविता तो अंदर से फूटी और लिख दी। सही बात है। अच्छा, गजल भी आपको बहर का ध्यान रखना पड़ेगा, छंदों में लिख रहे हैं आपको मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। सही बात है। हाँ। कविता ऐसा है कि जो आपके भाव हैं कागज पे उतर आए, बस हो गई कविता। और आपकी 4-5 किताबें तो प्रकाशित हैं, जिसमें कहानी है, लघु कथा है, कविताएं हैं, और अभी आपके प्रकाशन में भी जो है किताबें, और अनेकों संकलन, आपके संकलन जितने भी राष्ट्रीय स्तर के संकलन हैं उनमें आपकी रचनाएं प्रकाशित है, चाहे वो लघु कथा हो, कहानी हो, कविताएं हो। तो बड़ी कहते हैं ना कि बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की बहुत जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन इस बात का प्रतीक है कि आपने वो मकाम सफलता का देखा हुआ है। और आज हम भी देखेंगे आपकी रचनाएं, क्योंकि हमें पता है कि आज एक एक रचना हमारे पाठक के दिलों तक ऐसे जाएगी जैसे कि कहते हैं ना, ठंडी हवा का झोंका आता है, कुछ मन को महसूस करने वाली बात होती है, दिल की बात जैसे लिखी तो इन्होंने है, शायद हमारे दर्शकों के दिल की बात उन कविताओं में ज़रूर होगी, मुझे पता है। और इसी उम्मीद से हम भी हैं। और बात करते हैं कि आपने सबसे पहले क्या लिखा था जब आपने लिखना शुरू किया? आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये मेरी एक पुस्तक है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, डायरी जी। ये 1972 की डायरी है जी। और इसके पन्ने गिर रहे हैं, मतलब खुल रहे हैं। 1972 की है जी। जी, क्या बात है। तो दोस्तों शुरुआत 1972 में मैं 14-15 साल की थी। अच्छा। चलो हम आपकी उम्र का अंदाजा आप लगा लेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल जो है तो अभी भी युवा है। और देखिए दोस्तों, ये जो डायरी है ये वो पल है इस डायरी में, 1972 की डायरी है जब नीरू जी ने लिखना शुरू किया था। और 14-15 साल की उम्र में उन्होंने अपने कच्चे पक्के भाव, मन के कोमल तंतुओं को संजोना शुरू किया था, शब्द दिए थे। और वो ख्याल एक युवा लड़की के यौवन की दहलीज पर ठीक से कदम भी नहीं रखा, जिसने दुनिया भी नहीं देखी, लेकिन अपने मन से ये समझना शुरू कर दिया कि वाकई दुनिया खूबसूरत है। और उन भावनाओं को कागज़ पर उतारा है 14-15 साल की उम्र में। और ये प्रमाण भी है हमारे पास, 1972 इस डायरी में 1972 भी लिखा हुआ है। और ये डायरी के पेज बता रहे हैं हाले दिल इनका, कि कहते ना, खंडर जो हवेलियाँ हो जाती हैं तो उनके नक्शे, उनके निशान, उनके गुबंद बता देते हैं कि कितनी बुलंद इमारत थी। कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो नीरू जी, इस किताब से, इस बुलंद किताब से, बड़ी खूबसूरत किताब है, पुराने तो कागजों को देख के भी सुकून सा मिलता है, खुशबू आती है उनमें से। आप तो जब इस डायरी को हाथ लगाते होंगे तो लगता होगा कि फिर से 14-15 साल की हो। लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय में पहुंच जाती हूँ मैं, और मतलब ऐसा लगता है कि अपनी माँ को गले लगा लिया है ना वैसे। क्या बात है। तो मैं एक 14-15 साल की ये वरिष्ठ लेखिका जो यहाँ है, उनसे हम बाद में मिलेंगे। ये 14-15 साल की खूबसूरत सी लड़की से जरा जाने इसके दिल में क्या है, कोई कविता जो आपके दिल के करीब हो उस दौर की। मैं इसमें से एक कविता पढ़ती हूँ जो मेरी आकाशवाणी में प्रसारित हुई थी उस समय। अच्छा जी। 1978 में मेरा आकाशवाणी में पहली कविता प्रसारित हुई। आकाशवाणी से कहाँ पे? आकाशवाणी जयपुर से। जयपुर से। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ। इस पर भी हम करेंगे बात। तो जयपुर में रिकॉर्डिंग हुई थी? आकाशवाणी जयपुर में मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी। और मेरी पहली कविता, देखिए मैं उस समय कोई होंगी 19 साल की। हाँ, जब पहली रिकॉर्डिंग हुई। तो मैं वो कविता आपको ढूंढ करके पढ़ के दिखाती हूँ। जी जी, हम भी देखें कोमल मनोभाव क्या थे। जी, वो मनोस्थिति क्या अवस्था के मनोभाव। जी जी, और वो सब में होते, हमने भी जिए। तो प्रेम प्यार तो उस अवस्था में होता है, पर साथ में एक संस्कारी लड़की भी है मेरे अंदर। क्या बात तो जो भाव निकल करके आए हैं मैं आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है बेसब्री से। कि प्यार का एहसास किसे नहीं होता, प्यार का एहसास किसे नहीं होता, प्यार करना किसका अरमान नहीं होता, धड़कता दिल किसका नहीं इस लफ्ज से, किसके दिल में बसा प्यार नहीं होता। क्या बात है, वाह। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, पत्थर का बुत नहीं, धड़कते हुए दिल की मालिक हूँ, कई बार गुदगुदाता है मेरा दिल, कानों में टकराते हैं तुम्हारे अनकहे शब्द, प्यार का एहसास कई तार झंझना देता है,
परंतु फिर भी ठुकरा रही हूँ तुम्हारा प्यार। हाय हाय हाय, परंतु क्या फिर बात भी ठुकरा रही हूँ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रणय निवेदन, तुम्हारा प्रस्ताव। क्योंकि मैं एक भावनाओं से घिरी हुई अल्पवयस्का होने के साथ साथ संस्कारों, स्वाभिमानों, मान सम्मान में जकड़ी हुई लड़की हूँ। क्या बात है। अपनी मर्यादा, अपनी सीमा जानती हूँ। अपनी मर्यादा, अपनी सीमा जानती हूँ, प्यार का अंजाम जानती हूँ और दुनियादारी समझती हूँ। क्या बात है। और सच मानो तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे प्यार भरे चेहरों में क्या कोई दुष्यंत नहीं होता। क्या बात है, मैं तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि दुष्यंत छोड़ के चला गया था शकुंतला। सही बात है जी। तो ऐसे प्यार भरे चेहरों में क्या कोई दुष्यंत नहीं होता, या फिर मुझ नादा पर ही तुम्हारे ख्वाबों में खोने का श्राप लग जाए, क्योंकि इस दुनिया में क्या अब कोई दुर्वासा नहीं होता। क्या बात है, कोई दुर्वासा नहीं होता। नीर मैम, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतनी कम उम्र में 18-19 साल की उम्र में उस दौर की लड़की इतनी व्यस्त नहीं थी, इतनी मैच्योर नहीं थी, जितनी मैच्योरिटी से आपने जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य के साथ, संस्कार के साथ, एक संपूर्णता के साथ अपने पूरा संदेश दिया है कविता के माध्यम से कि प्यार एक स्वाभाविक चीज़ है, प्रकृति का वरदान है, लेकिन उस प्यार में एक युवा लड़की को कितना समझदार होना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। जो आपने उपमाएं दी हैं, जो उदाहरण देखिए जिनके नाम लिए हैं, दुष्यंत के, दुर्वासा ऋषि के, तो ये बहुत बड़ा मैसेज था। आप सोचिए कि उस टाइम की अवस्था की जो रचनाएं हैं इतनी परिपक्व हैं, तो अंजाम में साहित्य क्या होगा। और आपको बताऊं मैं, हाँ। मुझे इस कविता को पढ़ने के 50 रुपए 10 पैसे मिले थे। जी जी, हमारे पास प्रमाण पत्र है। हम अपने दर्शकों से इसको दिखाना चाहते हैं कि जब नीरू मैडम ने जब ये जो कविता है आकाशवाणी जयपुर से पढ़ी थी, और उस वक्त आकाशवाणी जयपुर में जब उनकी किताब, इनकी जो कविता रिकॉर्ड हुई, तो इनको 50 रुपये 10 पैसे 50 रुपये 10 पैसे इनको जो है इनाम राशि कहे या इनका मानदेय मिला था। और ये देखिए दोस्तों, आकाशवाणी जयपुर, और उस वक्त 50 रुपये 10 पैसे की कीमत क्या थी और आज कितनी होगी। हाँ, मैं अगर लगाऊं इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है ना, बेशकीमती अमूल्य है। हाँ जी, बहुत खूब। तो आपने तो पूरे प्रमाण भी संभाल के रखे हैं। देखिए इस तरह से कागजों को संभाला जाता है, खुद को भी संभाला हुआ है आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, है ना। और हम आपसे उम्र नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब आप बैंक में अपनी सेवाएं 60 साल दे चुके हैं, 60 साल की उम्र तक, जी। तो उसके बाद कितना वक्त हो गया आपको बैंक से सेवानिवृत्त? 2018 में रिटायर हुई थी जी। आप उम्र में छुपाने वाला कुछ नहीं, उम्र तो सिर्फ एक गिनती है। सिर्फ गिनती है। इस पर भी मेरी कविता है जी, कि पहले आंखों में मोती थे, हाँ। अब मोतिया बिंदु उतर आया। क्या बात है। पहले आंखों में मोती थे, हाँ। अब मोतिया बिंदु उतर आया, हाँ। इतने घुटने टेके सबके आगे कि अब घुटनों ने जवाब दे दिया। क्या बात, घुटने भी ट्रांसप्लांट कराए। जी 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 जी। तो इस तरह से मेरी एक कविता है। पर माशाल्लाह आपकी उम्र से जो है ना, बिल्कुल आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। आपकी रचनाओं से तो ऐसा लगता है कि हर युवा लड़की के दिल की बात है, जो मजबूर है, जो संस्कारी घर से है। और बहुत खूब। और बात कर रहे हैं कविताओं के साथ साथ हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं बातों का। तो फिर मुझे ये बताइए कि आप लघु कथा भी कहती हैं जी, तो लघु कथा कब लिखनी शुरू करी आपने? किन से मुतासिर है, किन को आपने पढ़ना पसंद किया है? लघु कथा में देखिए, एक राम कुमार घुट्टड़ जी हैं, योगराज प्रभाकर जी हैं, अशोक भाटिया की जी हैं, जो एक सशक्त नाम है लघु कथा के क्षेत्र में। तो मैंने इनको पढ़ा है सबको। मुझे पढ़ने का शौक बचपन से रहा जी, बहुत पढ़ा। मैं साइंस की विद्यार्थी रही, फिर मैंने कॉमर्स भी पढ़ा। अच्छा। मैंने हिंदी साहित्य मतलब एज सिलेबस नहीं पढ़ा, 10वीं तक हिंदी पढ़ी है मैंने। उसके बाद तो मेरा मीडियम इंग्लिश हो गया था जी। परंतु मेरे को हिंदी पढ़ने का बहुत शौक रहा। मैं लाइब्रेरी में बुक्स इशू करा के पढ़ती रही। और आपको एक मजे की बात बताती हूँ, उस जमाने में जो अखबार वाले होते थे ना, वो पत्रिकाएं किराए पे देते थे। अच्छा जी।
तो हमारे घर में पत्रिकाएं किराए पर आती थी, किराए पर मिलती किराए पे मिलती तो किराया क्या होता था? किराया कितने दिन के लिए मिलती थी किराए पे? 4 दिन के लिए मिलती थी। 2 पत्रिकाएं वो देके जाते थे, 4 दिन बाद ले आते थे। कभी हमें लगे कि हमने नहीं पढ़ी है, बहुत अच्छी है, हमें और पढ़नी है, तो एक्सटेंड भी कर देते थे उसी को। और पैसे डबल? 4 8 दिन के लिए हो जाती थी फिर वो। तो उस समय धर्मयुग आती थी, कादम्बनी आती थी, बहुत अच्छी साहित्यिक मैगजीन थी जो अब बंद हो गई है, और मुझे बड़ा अफसोस है इसमें पत्रिका के बंद होने का। पर उस समय कादम्बनी आती थी और मैंने राजेंद्र अवस्थी को बहुत पढ़ा है जी। तो ये सब चीज़ों का मेरे ऊपर प्रभाव रहा। मैं पढ़ती रही, धर्मवीर भारती को पढ़ती रही, राजेंद्र अवस्थी को पढ़ती रही, रामधारी सिंह दिनकर। शिवानी मेरी बड़ी प्रिय लेखिका होती थी, शिवानी जी, और उनकी हिंदी, उनकी कृष्णकली थी, स्वयं सिद्धा थी, वो नारी विमर्श की उपन्यास और कहानियां लिखती थी, और बहुत सशक्त भाषा थी उनकी, शुद्ध हिंदी, बहुत अच्छी, इतनी लयात्मक होती थी ना उनकी हिंदी। तो कहीं ना कहीं अच्छा तो लिखने के प्रभाव मेरे पे सब चीज़ों के रहे। वो तो जाहिर सी बात है, आपकी रचनाओं से भी पता चलता है, इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता है, इतनी मैच्योरिटी है, शब्द चयन है, अंदाज है लिखने का, भावों की अभिव्यक्ति है, सब कुछ तो इतना मुखरित हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इतना ज्ञान तो तभी हो सकता है जब आपने साहित्य लिखने से ज़्यादा पढ़ा हो। कहते हैं कि बहुत अच्छा लेखक बनना है, जो 100 किताबें पढ़ते हैं जब जाके कोई एक किताब लिखने की योग्यता आती है। सही है कि आप 100 किताबें पढ़ोगे तो एक किताब लिख पाओगे, है ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो आपसे एक कविता का और आग्रह करते हैं जी। तो मैं अपनी कविता सबसे पहले माँ को समर्पित करना चाहूंगी जी। लेकिन नीरू जी, कविताएं भी सुनेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि नीरू जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, नीरू मित्तल जी, नीर जी, तो कहाँ से हैं, कहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई, कौन से ज़िले से, कौन से शहर से ताल्लुक़ रखती हैं? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं विदेशों में बैठे हुए हैं, उनको पता चलेगा कि आप कौन से शहर से, क्या पता आप ही के शहर की हो। तो ये तमाम जानकारी भी काफ़ी आत्मीयता से भरी होती है। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, मैं राजस्थान से हूँ, मेरा जन्म हुआ अजमेर में जी, और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब कुछ वहीं हुआ, अजमेर से ही हूँ। अजमेर एक ऐसा शहर है, आपको पता होगा, ब्रह्मा जी का सारी दुनिया में एक ही मंदिर है, और वो अजमेर में है। और कहते हैं पुष्कर में बैठ कर के ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। क्या बात है, बहुत आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। बहुत बड़ा तीर्थ है वो पुष्कर। पुष्कर का मेला भी लगता है। पुष्कर का मेला लगता है, और विदेशों से बहुत सारे वहाँ पर आते हैं, बहुत वहाँ पे अच्छे मतलब होता है मेला। साथ ही वहाँ पर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पे उर्स का मेला लगता है, और ये दोनों ही वहाँ पर अजमेर में है। और मतलब आप ये देखिए कि वो एक धार्मिक एकता का, हमारी सहिष्णुता का, भारतीय मतलब जो परंपराएं हैं उसका प्रतीक है कि कभी हिंदू मुस्लिम दंगे अजमेर में नहीं हुए। वहाँ पर हिंदुओं की भी आबादी है, मुसलमानों की भी आबादी है, दोनों के मेले लगते हैं, धार्मिक स्थल है दोनों का, परंतु कभी आज तक वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, टकराव नहीं हुआ। तो मैं ऐसी शहर से आती हूँ। वो पता है क्या, आपको देखने से भी लगता है आप ऐसी जमीन से, आपकी सौम्यता, शालीनता, सुशीलता, आपका जो व्यक्तित्व है ना, इतना कूल है, इतना सूदिंग है कि देख के लगता है कि हाँ उस संस्कृति का प्रभाव आपके बहुत ज्यादा है। उसके बाद मेरी शादी हो गई पंजाबी से। मैं बता दूं कि कविताओं की, तो आप जो है माँ के ऊपर आपने कोई कविता लिखी है, और माँ तो माँ है, सभी के पास माँ है जी। तो जो आपका ये है कि दिल की बात कलम से, तो ये मेरी जो कविता है ये मेरे दिल से निकली हुई है। माँ के प्रति जो मेरे विचार हैं वो मेरे दिल से निकले हुए हैं, और ये मैंने महसूस जो किया है वो मैंने इसमें लिखा है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता कि जिंदगी के सफ़र में, उलझनों में, परेशानियों में, हर अकेलेपन में बहुत याद आती है माँ। जिंदगी के सफ़र में, उलझनों में, परेशानियों में, हर अकेलेपन में बहुत याद आती है माँ। हर पन्ने, हर लम्हे में लिख देती है बस प्यार ही प्यार। हर पन्ने, हर लम्हे में लिख देती है बस प्यार ही प्यार। सिर से पैर तक प्यार ही प्यार बरसाती है माँ। मुझे जन्म देके सजाया संवारा बनाया इंसान, एक मूर्तिकार सी नजर आती है माँ। करूं प्रणाम तेरे कदमों में तो मिले स्वर्ग की खुशियाँ। करूं प्रणाम तेरे कदमों में तो मिले स्वर्ग की खुशियाँ।
भगवान का प्रतिरूप नजर आती है माँ। इम्तिहानों से हार कर थक कर मुड़ जाते हैं जब हम, इन इम्तिहानों से हार कर थक कर मुड़ जाते हैं जब हम, उतारे बलाएं रोके आंधियां चट्टान सी बन जाती है माँ। क्या बात है। राम की कौशल्या, कृष्ण की यशोदा, शिवाजी की जीजाबाई। राम की कौशल्या, कृष्ण की यशोदा, शिवाजी की जीजाबाई मेरे लिए तो त्याग की गुमनाम सी हस्ती हो जाती है माँ। क्या बात है। परदेश गए बच्चों का दूर बैठे भी शगुन मनाती। बहुत खूब नीरू जी। मेरे अपने बच्चे परदेश में हैं, तो परदेश गए बच्चों का। मेरे तो ना कविताएं सुन सुन के ना, आपकी कविताएं सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सबके पास माएँ हैं, सबके पास माँ और जिनकी माँओं के मतलब ऐसे ही अनुभव। माँ का नाम अलग है, मूरत वही है। मूरत वही है कि परदेश गए बच्चों का दूर बैठी भी शगुन मनाती, कभी मिर्चों से कभी अंगीठी में नजर उतारती माँ। क्या बात है। और छोड़ दे दुनिया। ऑनलाइन उतारते आजकल तो ऐसे ही उतारते जी, ऑनलाइन भी नजर उतारती है माँ, दूर बैठ के देख ले। कविता से जाहिर होता है कि माँ को तो यही लगता है कि मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए, और माँ दूर बैठी ऑनलाइन भी नजर उतारती। दोस्तों, अगर किसी के पास ये फार्मूला नहीं है तो आजमा लीजिए। जी, कविता की ओर आते हैं। छोड़ दे दुनिया पर नहीं छोड़ती अपने बच्चों को। छोड़ दे दुनिया पर नहीं छोड़ती अपने बच्चों को, मायूसी को उलझनों को दिख सपने में सुलझाती है माँ। क्या बात है। सपने में दिख के। जी जी, ये मेरे साथ सच में अनुभव हुआ है। जब मैं परेशान होती हूँ ना, मेरी माँ मुझे सपने में आके उसका हल बताती है, और वही फाइनल हल होता है। क्या बात है। तो ये मैंने अपने अनुभव से लिखा है। वाह। कि छोड़ दे दुनिया पर नहीं छोड़ती अपने बच्चों को, मायूसी को उलझनों को सपने में आ दिखलाती है माँ। जिंदगी के सफ़र में, उलझनों में, परेशानियों में, हर अकेलेपन में बहुत याद आती है माँ। क्या बात है। मतलब मुझे लगता है इस तस्वीर में, माँ की तस्वीर में आपने रंग भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्यार, समर्पण, ममता, रक्षा, सुरक्षा, सारे कवच भी, जो नजर उतारने वाले सारे कवच भी माँ के पास है। और देखिए, हम सबकी माँ गुमनाम है। हाँ। कोई नहीं जानता दुनिया में कि हमारी माँ कौन थी, लेकिन हमारे लिए तो उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। सही बात। यशोदा को सब जानते हैं, कौशल्या को सब जानते हैं, हमारी माँ को कौन जानता है। ये कालजयी माँ है, इनका नाम कभी खत्म नहीं होगा। इनका जो है वेद, हमारे जो सामवेद, हमारे यजुर्वेद, जो हमारे क्या कहते हैं कि एक तरह से मैं कहूँगी कि हमारे धर्म दर्शन ग्रंथ हैं, तमाम में जो जानकारियाँ, जो आलेख लेख जो लिख दिए गए हैं हमारे ऋषियों द्वारा, ये सनातन है। इसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये अमिट है, इसकी कभी छाप कम नहीं होगी। और माँ तो माँ है, चाहे कृष्ण की हो, चाहे राधा की हो, शाश्वत सत्य है। हाँ, शाश्वत है, क्योंकि माँ की जगह कोई ले भी नहीं सकता। पिता का नाम भी तो बाद में ही आता है, माँ बाप बोलते हैं, माँ पहले बाप बाद में। तो ये भी तो, इसके पीछे भी कुछ न कुछ तो बात होगी कि बाप माँ नहीं बोलते, माँ बाप बोलते हैं। पिता का भी कम नहीं होता, लेकिन हाँ। जो माँ 9 महीने धारण करती है और अपने शरीर के अंश से पालती है, वो एक महानतम। और माँ बच्चे का चेहरा देख के बता देती है कि तू परेशान है। हाँ। बच्चा कहेगा नहीं नहीं, अरे तू बता, मुझे लग रहा है मुझे। ये अनुभव माँ के पास होता है, क्योंकि उसकी पलकों पे, अलकों पे जो अश्क गिरने के बाद सूख जाता है ना, और वो जो पलकें चिपकी हुई होती है रो के, या वो उदासी वाली आंखें, माँ से ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। और ये महबूबा, ये तो बाद की चीजें हैं। पहली महबूबा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी माँ ही होती है पहली महबूबा, है ना। मैं खुद अपने बेटे से कहती हूँ कि भाई जैसे गर्लफ्रेंड की बात हो या महबूबा की बात हो, तो भाई कब शादी कर रहे, तो वो बोलेगा कि अभी तो मेरे पास महबूबा है। अभी मुझे जरूरत नहीं है, अभी तो है मेरे पास कई साल, मेरे पास है, मेरी माशुका है। तो जो माँ है वो भी अपने बच्चे की महबूबा है जी। और वाकई ये माँ शब्द कहने में ही मुंह खुल जाता है, और बहुत खूब। और कोई अगली कविता की आपसे विनती करने से पहले मैं ज़रा किताबों पे बात करना चाहती हूँ कि हम इतनी किताबें आपकी हैं और इन पर थोड़ी थोड़ी बात की जाए, क्योंकि कविताएं हम आपसे सुनेंगे जाते जाते। तो मैं सारी किताबें अपने हाथ में ले लेती हूँ। और नीरू जी, ये आपकी 6 किताबें हैं, और ये किताब है अनकहे शब्द,
ये काव्य संग्रह है जी, ये काव्य कब संग्रह प्रकाशित हुआ ये था? मेरा पहला काव्य संग्रह है जी ये 2020 में प्रकाशित हुआ जी 2020 में पहला काव्य प्रकाशित हुआ काव्य जो संग्रह। मैंने इतने सालों से लिख लिख के डायरी भरी हुई थी ना, अच्छा। इसमें वो रचनाएं हैं। और रिश्तों की डोर ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह ये कब ये आया? 2021 में आया जी। और 2021 में जो है रिश्तों की डोर कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। और इस कहानी संग्रह पे मुझे कलम प्रिया संस्थान की तरफ से प्रथम पुरस्कार मिला। क्या बात है। किसी दिन आपकी कहानी भी अपने दर्शकों के समक्ष लाएंगी। और ये तिनका मन जो है ये लघु कथा है दोस्तों। तिनका मन ये लघु कथा संग्रह है। तो आप देख रहे हैं कि पहले कविता आई, उसके बाद रिश्तों की डोर कहानी संग्रह, उसके बाद लघु कथा जो है तिनका मन का तिनका लिखने की कोशिश की है। इस वाली किताब पे मुझे शब्द निष्ठा संस्थान की तरफ से पुरस्कार तो मिलना ही था क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं बहुत समझदार हैं। दर्शक उनको पता है कि भाई कहते हैं ना, चावल का दाना, चावल पक गए हैं तो पूरे चावल खाने की ज़रूरत नहीं है, एक दाना खा के हम बता सकते हैं कि पक गया है और उसकी खुशबू आ रही है। तो जितना आपने सुनाया है, जितनी आपसे बात हुई है, दर्शकों को पता है कि बहुत मुकम्मल हस्ती आज हमारे साथ हैं। और समय को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन स्पीड बढ़ा सकते हैं किताबों को दिखाने की। शब्दों की परछाइयाँ ये काव्य संग्रह है। और ये नीरू जी कब आया? ये 2022 में आया। 2022 में ये काव्य संग्रह 2022 में तो निरंतरता है 20, 21, 22। और ये चट्टान पर खिले फूल ये कब खिलाए? लघु कविताएं हैं। तो ये फूल आपने कब खिलाए? 2023 में आए। 2023 में ये फूल खिलाए आपने लघु कथा के। और चट्टान पे खिला लिए फूल। चट्टान पे फूल खिलाना तो बड़ा जोखिम भरा काम है, ये तो नामुमकिन है। देखिए जो सृजन शक्ति है ना, वो एक थोड़ी सी मिट्टी जो चट्टान के ग्रूव में थोड़ी सी मिट्टी रहती है उसमें भी फूल खिल जाते हैं कई। सही बात है। सृजन जो है वो कहीं से भी फूट पड़ता है। एक ठोस सॉलिड चट्टान है, उसमें कहीं भी जमीन से जरा सा उसका तारतम्य बन जाता है तो वहीं पे नमी चट्टान के बीच में गड्ढा सा बन गया, उसमें मिट्टी इकट्ठी हो गई, उसमें भी फूल खिल जाते हैं। तो हमारे समय के धनुर्धारी व्यंग्यकार, तो आपको बताया था कि नीलम जो है हमारी नीरू जी व्यंग में भी कविताएं कहती हैं, लघु कथा भी व्यंग में कहती हैं। तो ये व्यंग की किताब कविताएं हैं और रचनाएं हैं। और हमारे समय के यानी आज के समय व्यंग की कथाएं हैं छोटी छोटी। और ये राष्ट्रीय स्तर की किताब है। और डॉक्टर लालित्य जी की ये है, उनकी ही किताब है। ये ललित लालित्य जी नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक हैं। जी तो और जी अपने आप में राष्ट्रीय स्तर की इतने हाई लेवल के संकलन में प्रकाशित होना अपने आप में बहुत ही सम्मान की बात है, अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है दोस्तों। और एक लघु कथा कलश है, ये किताब कहाँ से आई? ये प्रयोगात्मक लघु कथाएं हैं। मतलब आम शैली से हट करके अलग अलग शैलियों में प्रयोगात्मक तरीके से लिखी हुई लघु कथाएं। इसमें मेरी एक लघु कथा प्रकाशित हुई, हम उसको सुनेंगे। और एक खास बात मुझे इस किताब के बारे में कहनी है। किताब का नाम है गुलाबी गलियां। देखिए दोस्तों, बहुत अनोखा नाम है गुलाबी गलियां। तो ये गुलाबी गलियां कहने से कुछ महसूस तो होता है कि गुलाबी गलियां कौन सी हैं, लेकिन इस किताब के बारे में हम नीरू जी से ही पूछना चाहेंगे कि इसमें कैसी कहानियां हैं, किस विषय पर है, तो क्या है इसके पीछे का आधार? हमारे समाज का एक वो वर्ग है जिसको हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो वर्ग भी हमारे ही समाज का है, हम ही लोगों की वजह से है। मतलब मैं बात कर रही हूँ कॉल गर्ल्स और वैश्याओं की। तो इस पे सारी ही लघु कथाएं जो हैं वो उस समाज के उस हिस्से के ऊपर हैं कि जो वैश्याएं हैं, जो कॉल गर्ल्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या विडंबनाएं हैं, उनकी क्या विवशताएं हैं, उस बारे में सारी लघु कथाएं हैं। तो इसमें भी मेरी लघु कथा को स्थान मिला है। उनकी पीड़ा, उनके दर्द, वेदनाएं, उनके भाव और किन माहौल से उनके अंदर पनपा हुआ प्यार, मतलब सभी कुछ इसमें लिया गया है। अलग अलग लघु कथाएं हैं। तो इसमें भी मेरी एक लघु कथा को स्थान मिला है। जी तो बहुत ही खूबसूरत कवर भी है गुलाबी गलियां। लेकिन इन गुलाबी गलियों के अंदर जो अंधेरा है, उस अंधेरे को जो है कहानीकारों ने समाहित किया है। इसमें प्रकाश डाला है उनके जीवन पर कि क्या वजह होती हैं, किन विषम परिस्थितियों में वहाँ पर लाई जाती हैं, उनके साथ क्या होता है, कितना गलत होता है। तमाम पेचीदा मुद्दों पर कहानियाँ हैं छोटी छोटी, और बहुत खूबसूरत किताब है। ये उनके दर्द को बयां करती हैं। और इस समाज का जिक्र अमूमन लोग नहीं करते, कतराते हैं, लेकिन इस विषयों पे अनूठा काम करना, अपने आप में ऐसा काम करना, प्रयोग करना, ऐसी कविताएं, कहानियां ढूंढना जो
उनके लिए कहीं ना कहीं उनको उस अंधेरे से निकाल कर थोड़ी सी रोशनी दे, बहुत ज़रूरी होता है। और ये काम लेखक के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और दोस्तों, एक किताब है 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार। ये देखिए, वर्ल्ड लेवल पर ये किताब है व्यंग्यकारों की, और इसमें बाहर के कई देशों के, अलग अलग देशों से जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, जो व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्यकारों की संकलन है। और इसमें भी जो है नीरू मित्तल जी की जो है व्यंग कथाएं हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि तमाम साहित्य के रंग, चाहे गीत हो, गज़ल हो, कहानी, उपन्यास, नज़्म, लघु कथा, बाल कथा और लेख, आलेख, इतने कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था और आज इस मुकाम पर है कि हम इतने गौरवान्वित हैं उनसे आपको मुखातिब कराते हुए। तो ज़रा सी बातें और कर लेते हैं, उठा लेते हैं फ़ायदा नीरू जी का। तो नीरू जी, इतना कुछ आपके पास तमाम है, राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप सम्मानित हैं, अवॉर्डेड हैं, ऑनलाइन गोष्ठीज़ होती हैं, आप संचालन बहुत अच्छा करती हैं, इतने अवार्ड, सम्मान, मान आपकी झोली में हैं। इतना गौरवान्वित है हम आपके साथ इस मुलाकात के साथ। तो एक दो रचनाओं का फ़ायदा उठा लें आपसे, आप कहें तो। क्वेश्चंस बहुत है मेरे पास पूछने के लिए, लेकिन आपकी कविताएं हमारे जो सवाल है उन पे भारी पड़ रही हैं आज। जी, एक आपकी तड़के वाली एक कविता है, बड़ा अच्छा खूबसूरत महकता हुआ तड़का लगाया है आपने। जी, तो थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए। आप भी और मैं भी, हमारे लिए वो तो सबसे पहली प्राथमिकता है। तो मेरी कविताएं मेरी किचन के साथ में जुड़ करके ही रहती हैं। मेरी कई कविताएं किचन में ही बनती हैं। किचन में तो जो हाउसवाइफ होती है ना, उनका तो ये तो है। जैसे मुझसे भी एक बार हो गया था कि आटा गूंथते वक्त कि भाई नमक डालते वक्त आटे में कि तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक, मात्रा कम पर जायका ज्यादा। तो ये अच्छी बात है, अंदर का कवि तो हमेशा जागा हुआ होता है, उसका कोई लिखने का वक्त ही नहीं होता। तो आपने तड़का लगाते वक्त जी, तो ये मेरी कविता की रेसिपी है। बड़ी सीक्रेट रेसिपी है जो आप सबके सामने में आज रख रही हूं। तैयार है दोस्तों, कागज कलम उठा लीजिए। और नीरू जी वैसे तो आपके टीवी पर हैं, बार बार आते रहेंगे, लेकिन कविता लिख लीजिए आप जैसे जैसे बोल रहे हैं। जी ठीक है, मेरी कविता है कि कविता यूं ही नहीं बनती। कविता यूं ही नहीं बनती, तीखी, करारी, चटपटी, गुजरना पड़ता है उसे भावों के मंद मंद ताप से। करीने से छील धोकर काट कर रखे हुए शब्द, क्या बात है, और थोड़ा सा अलंकारों का घी, और तेज हींग जीरे का छोंक। अच्छा। उपमाओं का छोंक, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सा ख्यालों को काट पीस भून करके। हाय हाय हाय, क्या बात है, आए मुंह में पानी आ गया। धीमी धीमी मन की आंच पर सुगबुगाते एहसास और चटकती सीजती पंक्तियां। क्या बात है। फिर कलम की कलछी से उलट पलट दी जाती है। क्या बात है, वाह वाह। कागज के बर्तन में फिर देखा जाता है कि पकी है या भी कच्ची है। हम कविता लिखते हैं और उसके बाद उसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुधारते हैं, तो हम देखते हैं कि कच्ची है कि पक्की है। ढक्कन हटा हटा। हाँ। तो कागज के बर्तन में फिर देखा जाता है कि अभी कच्ची है या पक्की है। हर शब्द, हर पंक्ति को परखा जाता और अंत में कुछ विशेष चिन्हों का गरम मसाला डाल शीर्षक के धनिये से सजा। क्या बात है, परोस दिया जाता है। शीर्षक के धनिये से सजाकर परोस दिया जाता है। वाकई कविता कंप्लीट होने के बाद समझ में आता है कि बाद में लिखा जाता है। और विराम चिन्ह भी हम बाद में लगाते हैं, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे ये बाद में लगता है। शीर्षक के धनिये से सजा। तो विशेष चिन्हों का गरम मसाला डाल शीर्षक के धनिये से सजा परोस दिया जाता है किसी काव्य गोष्ठी में, किसी पत्रिका में, किसी अखबार में या फिर स्वयं की पुस्तक में। क्या बात है, वाह। खट्टी मीठी चटनी सी व्यंग रस से सजी पीसी जाती है हास्य के सिलबट्टे पर। फिर मिलाया जाता है मिर्च सा तीखा व्यंग और मीठा सा उपदेश, आक्षेप के अमचूर से और शब्दों मुहावरों का नमक। फिर बनती है जायकेदार चटनी। क्या बात है। फिर बनती है जायकेदार चटनी व्यंग की, जो गुदगुदाती भी है और दिमाग के दांव पेच खोल भी जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह।
सिर्फ नमकीन तीखी चटपटी ही नहीं होती कविता। सिर्फ नमकीन तीखी चटपटी ही नहीं होती कविता, कभी प्रेम रस में पगी मीठी मीठी सी भी होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। गुलकंद सी मधुर भूनी गई धीरे धीरे लय में बांधकर, इश्क की चाशनी में पगी सम्मोहन आग्रह मनुहार सी, लौंग इलायची की खुशबू से सजी। क्या बात है। प्रिय के तीखे नैनों सा काजू बादाम नारियल लगा, घोल देती है मिठास जीवन में। क्या बात है, वाह वाह वाह। कभी कविता बंध जाती है छंदों में, कभी कविता बंध जाती है छंदों में, गजल की बहर में बर्फी सी कटी हुई सजी हुई एक बराबर। कभी दोहों सी छोटी मगर जीभ को सारोबार करती, कभी मुक्तक सी मधुर कभी रुबाइयों सी महकदार। क्या बात है। कविता सजती है 56 भोग सी। वाह 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 वाह, क्या बात है। कविता सजती है 56 भोग सी, हाँ। षट रसों का आह्वान करती, शरीर के रोम रोम को अपने में डुबो देती है। कविता यूं ही नहीं बनती, कविता यूं ही नहीं बनती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत कविता है कि आपने जिस तरीके से कविता में तड़के लगाए हैं, चटनी बनाई है, गुलकंद मिलाया है जी, और जी, काजू बादाम से सजाई है, रिश्तों से, प्यार से, मोहब्बत से। बहुत गजब की कविता है, मास्टरपीस कविता है। इस कविता को तो जितने बार सुनो लगता है कि फिर से सुना जाए, पर क्या करें, समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और चलते चलते गजल के लिए आग्रह कर लेती हूँ। आप गजल भी कहती हैं? जी हाँ जी। गज़ल मैंने लिखी है कि निगाहें गर मिलेंगी तो बहकना भी ज़रूरी है। निगाहें गर मिलेंगी तो बहकना भी ज़रूरी है, कहे महबूब कांधे से लिपटना भी ज़रूरी है। क्या बात है। कहर ढाया हवाओं ने गुलों ने बात बदली है। कहर ढाया हवाओं ने गुलों ने बात बदली है, सितमगर हो जमाना तो उलझना भी ज़रूरी है। न करना यूं खिलाफत ये सियासत चाल टेढ़ी है। ये सियासत चाल टेढ़ी है जी। न करना यूं बगावत ये सियासत चाल टेढ़ी है, पहले इन दाव पेचों को समझना भी जरूरी है। अभी तो बात इतनी है कि उसने की बगावत है। अभी तो बात इतनी है कि उसने की बगावत है, जो भी है गद्दार उससे निपटना भी जरूरी है। क्या बात है। जो भी है गद्दार उससे निपटना भी जरूरी है। संदेश भी है। जी 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 बिल्कुल संदेश है इसमें कि दिखाई दे रहा जो भी अजनबी है अनजाना सा। दिखाई दे रहा जो भी अजनबी है अनजाना सा, रहे धागे न उलझे से सुलझना भी जरूरी है। सजा बैठे सभी डोली वक्त कैसा ये आया है। सजा बैठे सभी डोली वक्त कैसा ये आया है, जमाना नीर बेगाना बिछड़ना भी जरूरी है। क्या बात है। धन्यवाद। ये फिर से मुखातिब जी। सजा बैठे सभी डोली वक्त कैसा ये आया है, जमाना नीर बेगाना बिछड़ना भी जरूरी है। क्या बात है। निगाहें गर मिलेंगी तो बहकना भी जरूरी है। क्या बात है। आपने बेटी की विदाई का जिक्र भी कर दिया है, डोली का भी जिक्र कर दिया, और जमाने के जो दस्तूर है उससे जो है उससे समझना भी जरूरी है। समझना भी जरूरी है, निपटना भी जरूरी है। निपटना भी जरूरी है। तमाम चीजें हैं, सब मसलों का हल कर दिया है आपने, और बहुत खूबसूरती से। और मैं तो कहती हूँ आज कितनी सारी किताबें हैं, कितनी रचनाएं हैं, जो आज लगता है समय जो है आपसे मुखातिब होने के लिए, आपकी रचनाएं सुनने के लिए कार्यक्रम हमारा जो है समय निहित है। और अब चलते चलते एक और छोटी सी रचना मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाती हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ, ये व्यंग्यात्मक लघु कथा है। आपकी व्यंग्यात्मक लघु कथा है। और दोस्तों क्या करें, हम मजबूर हैं। कहते हैं ना इंसान प्यार में मजबूर होता है, वैसे ही हम नीरू मैडम के प्यार में इतने मजबूर हैं कि हम समय के हाथों मजबूर हैं, तो हम समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन हम आपसे एक मुलाकात और करवाएंगे नीरू जी की, जिसमें मुकम्मल और भी रचनाएं होंगी। लेकिन अब हमें आपसे विदा लेना ही होगा, जाना ही होगा, क्योंकि कल फिर आना है। और अपने अगले जो हमारे
दस्तक में नए शायर से फिर से मुखातिब होना है। तो अब सबसे पहले मैं नीरू मित्तल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए, वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत बातें करी ज़िंदगी से वाबस्ता। जस्ट टीवी आपका धन्यवाद करता है जी। और दोस्तों, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार देते रहें, सुझाव देते रहें, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो अब मुझे और नीरू जी को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।